अपने ट्यूशन में बच्चों ने कुछ टेस्ट लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ टॉपिक्स का, उसी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। तो हर क्वेश्चन की फोटो शो होगी, उसको ट्राई करना, फिर उसका आंसर डिस्कस करेंगे, देखते हैं आपका आंसर ठीक था या नहीं था। तो पहले क्वेश्चन की फोटो अब शो होगी आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है दो चार्जेस हैं, उनको रखा है कुछ डिस्टेंस पे, उनमें कोई फोर्स है, फिर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कर दिया डबल, डिस्टेंस भी डबल कर दिया, तो नया फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सपोज करते हैं पहले जो दो चार्जेस थे Q1 Q2 वो डिस्टेंस r पे है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब क्या किया, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या कर दिया डबल, इसका मतलब Q1 की जगह क्या आ गया 2Q1, Q2 की जगह क्या आ गया 2Q2, डिस्टेंस भी डबल कर दिया, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2r। तो जो लेट न्यू फोर्सेस को मैंने लिख लिया F डैश, F डैश है जो अब फोर्स होगा इनके बीच में, तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी K Q1 Q2, Q1 क्या है 2Q1, Q2 क्या है 2Q2 हो गया ना, Q1 की जगह क्या आया 2Q1 और इधर क्या आया 2Q2, डिस्टेंस कितना है 2r, तो अपॉन में 2r का होल स्क्वायर। बच्चे गलती करते हैं, वो लिखते हैं 2r स्क्वायर, बट इट इज 2r का होल स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू K, 4 आ जाएगा 2 टू द 4, 4K Q1 Q2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर मींस 4r का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो दैट विल बिकम K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। पहले वैल्यू फोर्स की थी K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, अब भी कितनी आई K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, मतलब ये फोर्स क्या आ गया सेम एज F, तो आंसर क्या आएगा, फोर्स विल रिमेन अनचेंज। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं कितने बच्चों का ठीक था। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी फोटो भी शो होगी आपको। और सेकंड क्वेश्चन है, तीन चार्जेस हैं, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा है ए बी सी पे, जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालो जो सी पे चार्ज पड़ा हुआ है। अब जो सी पे चार्ज पड़ा हुआ है उसको ये दोनों चार्ज क्या करेंगे फोर्स लगाएंगे, तो इन दोनों ने जितना फोर्स लगाया इसके ऊपर उसी का क्या निकालना है रिजल्टेंट। अब देखो तीनों चार्जेस का साइन सेम है, मतलब क्या है तीनों चार्जेस क्या, ये मतलब जो पेयर ऑफ चार्जेस है वो क्या करेंगे रिपेल। तो पहले बात करते हैं ए पे चार्ज पड़ा है जो सी पे चार्ज पड़ा है, तो ए वाला फोर्स जो ये चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, ये इस पे किस तरह फोर्स लगाएगा, लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे, तो फोर्स किस तरफ लगेगा इस तरफ। तो ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट ए। तो एफ सी ए क्या हो गया, एफ सी ए इज फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट ए। सिमिलरली डिफाइन कर देंगे एफ सी बी को, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स on charge at C due to charge at B। और ये किस तरह, सॉरी एफ हाँ सी ठीक है, एफ सी बी किधर होगा, बी सी को, बी वाला ये वाला चार्ज 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम वाले को क्या करेगा रिपेल, मतलब किस तरफ फोर्स आएगा इस तरफ, तो ये आ गया एफ सी बी। अब इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं, फिर निकालेंगे रिजल्टेंट। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितने होंगे 60, तो ये एंगल भी कितना होगा दोनों के बीच में 60। तो एफ सी ए की वैल्यू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो K कितना 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू जो A पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, अगर मैं इसको कूलम में लिखूं तो क्या बनेगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, तो सीधा मैं लिखता हूं 10⁻⁻6, इसको मैंने कूलम में कन्वर्ट कर लिया, और ये कितना बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितना दोनों में 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और आई कैन से 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आंसर आएगा। फिर निकालते हैं एफ सी बी, अगेन K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1
1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶, Q2 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 × 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस सेम है 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻⁻1 का स्क्वायर। अब देखो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। इसका मतलब FCA इज इक्वल टू FCB, और सपोज कर लिया मैंने इसको क्या ले लिया F, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम। अब मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो तो फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो निकालते हैं रिजल्टेंट, इसको रब कर रहा हूं मैं। तो रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट सी, उसको मैंने लिखा है FC से। तो रूट, अब दोनों फोर्स को मैंने F से लिखा है, तो A की जगह भी क्या आ जाएगा यहाँ पे F स्क्वायर, B की जगह भी क्या आ जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F इंटू cos थीटा कितना है 60 डिग्री। तो FC विल बी इक्वल टू, इट विल बिकम 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 इज 1/2, कैंसल। तो FC क्या आ गया, इट इज रूट 3F स्क्वायर, तो इट विल बी रूट 3F। F की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू F की है, ये पुट करो तो यहाँ पे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर है वो आ जाएगा। और ऑप्शन टिक किया हुआ है तो पता लग जाएगा आंसर क्या है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन है, दिया है दो चार्जेस के बीच में, एयर में रखो तो फोर्स है 40 न्यूटन, फिर दिया उनके बीच में ग्लास रख दिया, मीडियम चेंज किया ग्लास से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 8। तो निकालो ग्लास में फोर्स कितना होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने कूलम्ब लॉ डिस्कस किया था कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ये K क्या है, दिस K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब F नोट क्या था, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम या फोर्स इन एयर, बात एक ही है। तो फोर्स इन क्या निकालना है, ग्लास, तो क्या आएगा F नोट बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ग्लास। कितना फोर्स दिया है 40, ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है 8, तो आंसर विल बी 5 न्यूटन। तो ये आंसर है थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है दो चार्जेस है Q1 Q2, कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं और रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को 0.1 न्यूटन के फोर्स से। बोला एक चार्ज और रख दो तो इन दोनों के बीच के फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी या सेम रहेगी। ऐसी ऑप्शन है इसके। हमने कूलम्ब लॉ में प्रॉपर्टीज में चीज पढ़ी थी क्या, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two charges is unaffected by presence or absence of any other charge। मतलब जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, कितना फोर्स होता है K(Q1 Q2 by R स्क्वायर), कितने मर्जी चार्ज उसके आसपास रख दो उसके फोर्स की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आंसर क्या है इसका, सेम 0.1 न्यूटन। क्लियर। तो हर क्वेश्चन से पहले तुम्हें फोटो शो हो रही होगी, तो पहले फोटो से खुद ट्राई करना फिर आंसर को देखना। अब फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक क्यू चार्ज को इन दो चार्जेस के मिड पॉइंट में रखा है, इसकी वैल्यू निकालो कि सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तीनों पे नेट फोर्स कितना हो, 0। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में डिस्कस किया था, जब दो सिमिलर चार्ज, दो सेम चार्ज मतलब जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और साइन भी सेम हो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0, तो फोर्स भी कितना होगा 0। मतलब इस क्यू के ऊपर तो फोर्स कितना है 0। जिसको नहीं पता वो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल देख लेना, हमने ये पॉइंट क्लियर किया हुआ है। अब बात करते हैं, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, इस पे तो फोर्स 0 है, इस पे भी फोर्स कितना होगा 0, और इस पे भी फोर्स कितना होगा 0। तीनों में से, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, आंसर आ जाएगा इस क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए।
तो हम सपोज करते हैं हम किसके पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले लेते हैं जो चार्ज किस पे पड़ा है, ए पॉइंट पे पड़ा है, कि हम लेते हैं इस पे फोर्स कितना है, 0। अब सबसे पहली बात होती है कि क्यू का साइन क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब सपोज करते हैं पहला केस कि क्यू इज ऑफ सेम साइन एज 2 माइक्रोकूलम, मतलब क्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव ले लूं यहां पे, तो ये दोनों चार्ज देखो, जो प्लस क्यू और प्लस 2 है, क्या करेंगे, रिपेल, मतलब इन दोनों की वजह से फोर्स किस तरफ होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। रिपेल करें ना क्यू इसको प्लस 2 वाले को, तो इसको मैं लेता हूं सपोज F1, जो इस क्यू की वजह से इस 2 माइक्रोकूलम पे लग रहा है। अब बात करें इस 2 माइक्रोकूलम की और इस 2 माइक्रोकूलम की, क्योंकि इसके ऊपर दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों चार्जेस भी क्या है, सेम, मतलब लाइक चार्जेस, मतलब क्या करेंगे, रिपेल। तो इसको मैं लेता हूं F2, तो F1 F2 सेम डायरेक्शन में हो गए, तो नेट फोर्स 0 पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो अजम्पशन थी हमारी क्या होगी, गलत, मतलब क्यू का साइन सेम नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जब क्यू इज ऑफ अपोजिट साइन, मतलब अब क्यू कैसा लिया हमने, नेगेटिव। तो मैं डायरेक्शन दोबारा बनाऊंगा फोर्स की, तो इन दोनों के बीच में हमने फोर्स अगेन F1 लिया, दोनों कैसे चार्जेस है, अनलाइक, मतलब क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो F1 की वैल्यू किधर होगी, इधर। ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल, मतलब ये जो 2 माइक्रोकूलम है ये इसको रिपेल कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो अब नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो पता लग गया कि क्यू का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, मतलब क्यू कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना, 0, तो नेट फोर्स 0 के लिए F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, मतलब जो F1 का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होना चाहिए, F2 के, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। F1 किसके बीच में है, फोर्स बिटवीन माइनस क्यू एंड 2 माइक्रोकूलम। F2 किसके बीच में है, फोर्स बिटवीन 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स है F1 और इन दोनों के बीच में फोर्स है F2। तो F1 की वैल्यू लिखते हैं, क्या होगी, F1 क्या फॉर्मूला था, K, Q1 की जगह लिख दिया Q, Q2 की जगह क्या आएगा, 2 माइक्रोकूलम। यूनिट चेंज नहीं भी करोगे, इक्वेट ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। अपॉन में R, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं F2 की, तो F2 कितना आएगा, देखो K, Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम, Q2 भी कितना है, 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितना बीच में, इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है, R, तो R का स्क्वायर। अब ध्यान रखना, हम इस Q को भी किसमें लेके चल रहे हैं, इस Q को हम किसमें लेके चल रहे हैं, माइक्रोकूलम में, तभी लेफ्ट साइड में F1 देखो, ये माइक्रोकूलम में, ये भी माइक्रोकूलम में, ये माइक्रोकूलम में और ये भी माइक्रोकूलम में, तभी इन दोनों की यूनिट सेम होगी और तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो K Q इंटू 2 माइक्रोकूलम, यूनिट नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर जो आएगा उसके लिए यूनिट लिख रहा हूं मैं, K 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम बाय R स्क्वायर, K से K कैंसिल, एक 2 माइक्रोकूलम से एक 2 माइक्रोकूलम कैंसिल। अब ये क्या बनेगा, यहां तक नोट करो जल्दी, हाँ देखो ये क्या बनेगा, Q बाय R/4 का होल स्क्वायर बनेगा, तो सर Q बाय R²/4 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, 2 माइक्रोकूलम बाय R², तो ये क्या बन जाएगा, 4Q, ये ऊपर चला जाएगा, बाय R², 2 माइक्रोकूलम बाय R² से R² कैंसिल, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइक्रोकूलम बाय 4, दैट विल बी 0.5 माइक्रोकूलम। अब बच्चे करते हैं, ये ऑप्शन देख के टिक कर देते हैं 0.5 पे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, Q कैसा था, नेगेटिव, तो आंसर इज Q इज इक्वल टू -0.5 माइक्रोकूलम।
तो जो प्लस पे टिक करेगा वो गलत है, जो माइनस पे टिक करेगा वो ठीक है। अब 6 क्वेश्चन है, बोला एक डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा है। किसमें पड़ा है? इनिशियली स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब था? जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना था? 0। तो थीटा कितना? 0। थीटा किसके बीच में एंगल? एंगल बिटवीन पी डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले कितना वर्क करना पड़ेगा इसको 180 डिग्री से रोटेट करने में। तो जो थीटा 2 इसको ले लो, थीटा 1 इनिशियल एंगल, थीटा 2 कितना? 180 डिग्री। क्या निकालना है? वर्क डन। अब हमने जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल किया था तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। क्या फॉर्मूला था? माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसको याद नहीं है ये चीज, वो वीडियो देख लेना जाके, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 कितना? 180 डिग्री एंड थीटा 1 कितना? 0 डिग्री। कॉस 180 इज minus 1 and cos 0 is 1, so that will be minus PE into 2, so that will be 2PE. So this will be the work done in rotating the dipole from 0 degree to 180 degree और एंगल किसके बीच में है? P और E के बीच में। इस क्वेश्चन में वर्क डन नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा था और हमने क्या पढ़ा था इस लेक्चर में कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 7, बोला एक स्क्वायर प्लेन है, वो पेपर में है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल दिया हुआ है स्क्वायर के साथ थीटा, और निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, स्क्वायर की साइड क्या है? एल, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो आधे बच्चे इस पे करेक्ट कराएंगे, बट ये आंसर गलत है। ये थीटा किसके बीच में एंगल था? जो ये थीटा है किसके बीच में था? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब यहां देखो थीटा किसके बीच में दिया हुआ है? ये तो स्क्वायर के प्लेन का और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है, स्क्वायर के प्लेन की भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब मुझे एंगल किसके साथ चाहिए? एरिया वेक्टर के साथ। अब ये जो स्क्वायर प्लेन है क्या इसी बोर्ड के प्लेन में ही है? तो एरिया वेक्टर कैसे पढ़ा था? कैसे होता है? परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर कैसे होगा? बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? 2D सरफेस है तो दोनों तरफ की डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर की तरफ ले लिया मैंने एरिया वेक्टर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे थीटा एंगल पे। अब देखो दोनों में एंगल कितना है? 90। इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है? 90। तो इसका मतलब यहाँ जो थीटा है वो थीटा की जगह में क्या लेना है? 90। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? ई ए cos 90। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 कितना होता है? 0। तो चीज ध्यान रखना कि जब भी थीटा लेना है, ये मैंने पहले भी बताया था, थीटा किसके बीच में एंगल लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोला क्या? एक डाइपोल है, वो प्लेस किया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा कितना हो गया? 0। ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है? 0। उसको 60 डिग्री से रोटेट किया तो वर्क डन कितना हो रहा है? W। तो थीटा 1 ले लिया 0, तो थीटा 2 कितना हो गया? 60। फिर बोला अगर मुझे 180 डिग्री पे रोटेट करना हो तो कितना वर्क डन होगा? तो करते हैं ट्राई। तो पहले इस W की वैल्यू निकालते हैं कितनी है, क्योंकि इस W डैश के ऑप्शन है, मतलब इस वर्क डन के लिए W डैश W के टर्म्स में। तो पहले देखिए W कितना आएगा। अभी डिस्कस किया था क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? डाइपोल को जब रोटेट करते हैं थीटा 1 से थीटा 2 में, तो माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो W इज इक्वल टू माइनस PE, थीटा 2 कितना है? 60 डिग्री, थीटा 1 कितना है? 0 डिग्री, माइनस PE cos 60 इज 1/2 माइनस 1।
तो माइनस पीई दैट विल बी -1/2, तो वर्क डन कितना आ गया PE/2, ये वैल्यू होगी इसके लिए θ2 जब इस 60 डिग्री रोटेट किया। अब कितने से करना है, अब 0 से रोटेट करना है किसमें 180 में, तो निकालते हैं W डैश कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या अगेन वही -PE cos θ2 180 θ1 0, ऐसा क्वेश्चन सिमिलर किया था अभी, तो -PE cos 180 -1 तो इसका आंसर क्या आता है 2PE। अब देखो W डैश का आंसर W में है तो मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, तो 2PE/PE/2 तो कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू 4, तो मतलब इसको इधर ले जाओ तो W डैश इज इक्वल टू 4W, दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला क्वेश्चन में कि दो चार्जेस हैं 8Q एंड -2Q, एक पड़ा x इज इक्वल टू 0 पे एंड सेकंड है x इज इक्वल टू L पे, इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकालनी है ऑन द x एक्सिस, तो डायग्राम बना दिया, यहाँ ओरिजिन दिखाया है, इस तरफ एक्सिस दिखाई x एक्सिस, 8Q रखा x इज इक्वल टू 0 पे और -2Q रखा x इज इक्वल टू L पे। अब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अपोजिट चार्ज आए, जैसे यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इन दोनों के बीच में 0 नहीं होती, वो 0 कहां पे होती है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा हो उसकी तरफ। अब मैग्नीट्यूड किसका छोटा है -2Q का, मतलब किस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगी 0 होगी, सॉरी इस तरफ -2Q के पास वाले रीजन में। तो मैं सपोज करता हूं कि -2Q से इसका डिस्टेंस P पॉइंट का, जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, मैं ले लेता हूं R, इसको मैं सपोज नाम दे देता हूं B पॉइंट, जहां -2Q पड़ा है। तो अब 8Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी P पे और -2Q की वजह से भी होगी, तो पहले देखते हैं 8Q की वजह से, तो इवनली अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 8Q एट P, अब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो 8Q से अवे इधर E1 आ गया, इधर E1 की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R², तो पुट करते हैं वैल्यू K, Q कितना है 8Q, डिस्टेंस कितना है O से लेके P तक, मतलब OP का स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 विल बी 8KQ। अब देखो OP लिख दो मैं OB प्लस BP, OB कितना है O से B तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस O से B तक, ये चार्ज कहां पड़ा था x इज इक्वल टू L पे, मतलब ये डिस्टेंस है कितना L, तो OB तो हो गया L, BP है कितना R, तो OP क्या हो गया L प्लस R, तो L प्लस R का होल स्क्वायर। अब E2 लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2Q एट P, दैट इज इक्वल टू अगेन KQ/R², K इंटू 2Q, जब मैग्नीट्यूड लिखते तो माइनस साइन नहीं लिखते, डिस्टेंस क्या है BP का स्क्वायर, -2Q और P1 डिस्टेंस कितना है BP, तो E2 इज इक्वल टू 2KQ/BP, देखो क्या है BP इज R का स्क्वायर। अब E2 को मैं डिनोट करूं या तो डायग्राम में दिखाऊं, रिप्रेजेंट करूं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से E2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो E2 होगी इधर इसकी तरफ। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे 0 कब होगी, जब E1 का मैग्नीट्यूड E2 के बराबर हो जाए, ऐसा क्यों, ताकि अब डायरेक्शन तो अपोजिट है, अगर इक्वल हो गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। E1 की वैल्यू पुट करो 8KQ बाय L प्लस R का होल स्क्वायर, E2 की वैल्यू पुट करो 2KQ बाय R स्क्वायर, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 4 तो 4 बाय L प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर L प्लस R का होल स्क्वायर हो गया, इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लो, 2R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L प्लस R का होल स्क्वायर, यहां से नोट करो। तो अब जब स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो
तो कैसे होगा 2r इज इक्वल टू एल प्लस आर एंड सेकेंड 2r इज इक्वल टू माइनस एल प्लस आर। पहले इसको सोल्व करते हैं 2r माइनस आर इज इक्वल टू एल, तो r इज इक्वल टू एल, मतलब इस r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एक पार्ट में l के इक्वल, मतलब इससे l डिस्टेंस पर। अब इसको सोल्व करते हैं 2r इज इक्वल टू माइनस एल माइनस आर, तो 2r माइनस आर इज इक्वल टू 2r प्लस आर इज इक्वल टू माइनस एल, तो 3r इज इक्वल टू माइनस एल, तो r क्या आ गया माइनस एल बाई 3। अगर r पॉजिटिव राइट साइड था तो r नेगेटिव किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड, मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये l था, यह है माइनस एल बाई 3। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, दोबारा समझ लो, वैसे पहले समझाया हुआ है। सपोज पॉइंट बीच में ले लो, मैं कहीं पे भी ले लेता हूँ, सपोज यहीं पे लेता हूँ, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स और नेगेटिव वजह से इनवर्ड्स, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं हुआ। तो आंसर क्या है, r इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू l। अब जो ऑप्शंस में है वो x की फॉर्म में दिया, मतलब डिस्टेंस कितना है। अब अगर r की वैल्यू l होगी तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो गया, देखो यहां तक l था प्लस l और होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 है। तो दिस विल बी द आंसर फॉर योर 9th क्वेश्चन। नोट कर लो इसे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बोले एक क्यू चार्ज है, उसको एंड ऑन पोजीशन में शॉर्ट डायपोल रखा है, तो उसको फोर्स लग रहा है F। तो अगर इसका डिस्टेंस डबल कर दे तो फोर्स कितना रहेगा। अब एंड ऑन पोजीशन हमने कोई डिस्कस की नहीं। एंड ऑन पोजीशन का मतलब कुछ नहीं, मतलब होता है इट इज ऑन एक्सियल लाइन। तो नोट कर लेना इस चीज को कि एक्सियल लाइन पे पॉइंट है। अब शॉर्ट डायपोल है, उसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है F। अब अगर किसी चार्ज को फोर्स लग रहा है तो मतलब वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगता है फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना शॉर्ट डाइपोल के लिए लिख रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है 2kp by r cube, where r is the distance from the center of dipole। अब क्या किया, उस डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब है। अगर r क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर r डबल होगा, इफ r becomes डबल, r डबल हो गया तो e पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, e will be 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू। ये e कितना हो जाएगा 1/8, क्लियर, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अब फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है q इंटू ई। अब यहाँ पे चार्ज कौन सा था q, तो क्या हो जाएगा कैपिटल Q इंटू ई। अब चार्ज को तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, सिर्फ डिस्टेंस डबल किया, डिस्टेंस डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 1/8, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा 1/8। तो F डैश लिखते हैं इसको, पहले फोर्स F था, तो F डैश विल बी आल्सो इक्वल टू 1/8 ऑफ F। क्लियर हुआ कि अगर डिस्टेंस डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 1/8, और क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 होगी तो फोर्स भी कितना हो गया 1/8। यहीं से आपका टेस्ट खत्म हो गया। देखते हैं कितने बच्चों क्वेश्चन ठीक थे, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना।